वजह से जापान के कई इलाकों में भारी तबाही मची है। 35,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। जापान के इशिकावा प्रांत में सुनामी की वजह से समंदर में 1 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठी और अब समंदर के किनारे फंसे हुए लोगों को निकालने का काम तेजी के साथ जारी है। तस्दीक करती तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। जापान में भारतीय दूतावास ने वहां फंसे हर भारतीय नागरिक के लिए इमरजेंसी नंबर भी जारी किया। एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी बाकायदा बनाया गया है। नंबर 1 चैनल, नंबर 1 शो का चर्चा आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। शुरुआत इसी से कि जापान में 90 मिनट के अंदर भूकंप के 21 झटके आए। कई जगह सुनामी की लहरें भी उठती देखी गई और इस वक्त पूरे जापान को अलर्ट मोड पर रखा गया क्योंकि भूकंप के और भी झटके यहां पर आने की आशंका बनी हुई है। जापान में जो कुछ हुआ उसे देखकर पिछली तबाही का मंजर, वो खौफनाक मंजर बार बार जहन में याद आ रहा है। सात 7.6 की तीव्रता से कांप उठा जापान। जलजले के बाद जापान जलने लगा, सड़क फटने लगी, लोग जान बचाकर भागने लगे। जापान के रेलवे स्टेशन पर दिखी बड़ी दहशत। वहां सब कुछ बहुत तेज तेज हिलने लगा। ट्रेनों को रोक दिया गया, बसें रोक दी गई, मेट्रो रुक गई, सायरन बजने लगे। दफ्तर की फाइलें गिरने लगी। देखते ही देखते लोगों के मोबाइल से लेकर सोशल मीडिया में जापान के इस भूकंप की तस्वीरें वायरल होने लगी। Experienced a 7.5 earthquake, pretty massive if you ask me. So the whole room was shaking, the TV was shaking. I had to keep everything on the table. I did feel safe in my room though, but everything else was shaking. भूकंप जापान के पूर्वी हिस्से में आया था। अभी लोग कुछ समझ पाते तभी सरकार की तरफ से खबर आई कि जापान के पश्चिमी हिस्से में भयानक सुनामी आ सकती है। ये चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की ओर से जारी की गई है। इसके बाद जापान में अफरा तफरी का माहौल बन गया। खतरा देश के दोनों कोनों पर था, यानी जापान के पूर्वी हिस्से में 7.6 तीव्रता का भूकंप और पश्चिमी कोने में इतनी बड़ी सुनामी की चेतावनी जो अनुमान से ज्यादा भयानक थी। まずは住民の皆さんにおかれましては引き続きこの強い地震の発生に十分注意していただかなければなりませんし、そして津波の予想されている地方においては一刻も早い避難をお願いしたいと思います。 रिपोर्ट के मुताबिक सुनामी का स्तर 5 मीटर यानी 16.5 फीट तक पहुंचने का अनुमान जताया गया। जापान की मौसम एजेंसी ने जापान के लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी। भूकंप आते ही जापान से कई डरावनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने इशिकावा, निगाटा, तोयामा प्रांत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी की। सुनामी की चेतावनी के बाद लोगों से इशिकावा, निगाटा, तोयामा और यागामाता प्रांतों के तटीय क्षेत्रों को जल्द से जल्द छोड़ने के लिए कहा गया। अनुमान जताया गया कि समुद्र की लहरें 5 मीटर यानी 16 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई कि इशिकावा प्रांत के वाजिमा शहर में 1.2 मीटर की सुनामी की लहर टकराई। जापान में 6 बार भूकंप आया। जमीन ऐसे हिली कि पूरा जापान कांपने लगा। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी JMA ने कहा कि जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के जापान सागर की ओर नोटो क्षेत्र में स्थानीय समय के मुताबिक शाम 4:06 पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। यह पहला झटका था। इसके बाद शाम 4:10 पर 7.6 तीव्रता का भूकंप,
4:18 पर 6.1 तीव्रता का भूकंप, 4:23 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप, 4:29 पर 4.6 तीव्रता का भूकंप और 4:32 पर 4.8 तीव्रता का भूकंप आया। Suddenly it get pretty strong earthquake. You can see all the snow from the electric wire goes down, and also from the roof go down, and all the car is shaking, and so everybody was panicked that time. अमेरिका के आइलैंड हवाई में प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जापान तट पर भूकंप के केंद्र के 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी की लहरें उठने जा रही हैं। इसकी पूरी आशंका है। भूकंप के झटके टोक्यो और पूरे कांटो इलाके में महसूस किए गए हैं। जिसने भी जापान की इन तस्वीरों को देखा, उसके जहन में मार्च 2011 के भूकंप और उसके बाद की सुनामी की तस्वीरें एक बार फिर से ताजा हो गईं। उस वक्त भी जापान की जमीन ऐसे ही हिली थी जब जापान में लाशों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई थी। एक ही झटके में 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 6,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और 3,000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। जानकारी के मुताबिक जापान में आया मार्च 2011 का भूकंप पिछले 25 साल की सबसे बड़ी आपदा में से एक था। हालांकि उस वक्त 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने स्कूलों सहित समूचे इलाके को लील लिया था। वैसे तो जापान में भूकंप आते रहते हैं, लेकिन साल 2015 के बाद आए ऐसे भूकंप के झटके जिनकी तीव्रता ने जापानियों को भी हिला दिया। जापान में 2015 के बाद से जो 5 बड़े भूकंप आए हैं, उनकी तीव्रता 7 से ज्यादा ही रही है। ऐसे भूकंप वाकई बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस बार 2024 की पहली तारीख को जापान में जो भूकंप आया है, वो 7.6 तीव्रता का रहा। 30 मई 2015 को 7.8 की तीव्रता, 13 फरवरी 2021 को 7.1 की तीव्रता का भूकंप, 20 मार्च 2021 को 7.0 तीव्रता का भूकंप, 16 मार्च 2022 को 7.3 तीव्रता का भूकंप, 5 मई 2023 को 6.3 तीव्रता का भूकंप, 1 जनवरी 2024 को 7.5 तीव्रता का भूकंप। जापान जब जब ऐसे कांपता है, जापान ही नहीं पूरी दुनिया डर जाती है। जापान जब जब ऐसे भूकंप का सामना करता है, लगता है इस बार तबाही बहुत ज्यादा हो सकती है। सवाल है कि क्यों बार बार कांपती है जापान की जमीन? भूकंप के लिहाज से जापान बेहद संवेदनशील देश है। इसका कारण है यहां मिलने वाली धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेटें एक अभिकेंद्रित सीमा बनाती हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र दुनिया के सर्वाधिक भूकंप का केंद्र बन जाता है। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट, फिलीपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही हैं। यही कारण है कि जापान में हर साल छोटे बड़े करीब 1000 भूकंप आते हैं, यानी हर रोज जापान भूकंप का सामना करता है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। रिंग ऑफ फायर का मतलब भूकंप का असर न्यूजीलैंड में भी होगा, रूस से लेकर अमेरिका के अलास्का में भी होगा, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तक हिलेगा। इसके दायरे में कनाडा, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और ताइवान भी आते हैं। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहां कई कॉन्टिनेंटल के साथ ही ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। दुनिया में 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। दुनिया में जितने सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उनमें से 75% इसी क्षेत्र में है। 15 देश इस रिंग ऑफ फायर की जद में है। अब सवाल यह है कि जब भूकंप आता है तो सुनामी आने का खतरा क्यों होता है? समुद्र के अंदर जब अचानक बहुत तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती है तो समुद्र अपनी समानांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। उस वक्त बनने वाली लहरें सुनामी होती हैं। पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में ही फिलीपींस में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई थी, जो जापान में आए इस भूकंप से काफी कम थी। लेकिन अब जापान में जिस तरह का भूकंप आया है, उसने तबाही का डर और ज्यादा बढ़ा दिया है।
पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा दहशत फैल चुकी है और उसकी वजह है टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान में टीटीपी के 21 आतंकवादियों को पकड़ा गया। ये वो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में कई हमलों में शामिल रहे हैं, कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को डर है कि अब टीटीपी और भी बड़े हमलों को अंजाम देने जा रहा है और पाकिस्तान के कई शहर इस वक्त टीटीपी के निशाने पर मौजूद भी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर इस्लामाबाद में बैठी सरकार और रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय बहुत ही ज्यादा, जी हां, बेहद ज्यादा दबाव में है, तनाव में है। टीटीपी ने अब दावा किया कि उसने 1 साल के अंदर पाकिस्तान के करीब 1000 सैनिकों को मार डाला है, यानी 1000 सैनिक यहां ढेर कर दिए गए। और इस खबर को लेकर पूरी पाकिस्तानी फौज में एक बेहद बहुत ही बड़ा हड़कंप भी मचा हुआ है। अफगानिस्तान का फ्रंट, वजीरिस्तान का फ्रंट, जहां दोनों तरह के तालिबान एक्टिव हैं, पाकिस्तान का खून लगातार बहता जा रहा है। बलूचिस्तान का फ्रंट, जहां पाकिस्तान की सेना बार बार मारी जा रही है, फौज को जान बचाकर भागना पड़ता है। चौथा फ्रंट, पाकिस्तान के पंजाब का वो इलाका जहां लश्कर बेचैन है क्योंकि उसका कैडर मारा जा रहा है। और पांचवां फ्रंट कराची, जहां दाऊद इब्राहिम को छुपाना अब मुमकिन नहीं रहा। तमाम अफवाहों के बीच वो भी जानता है कि उसकी मौत कभी भी आ सकती है। पाकिस्तान के 5 दुश्मन तैयार हो चुके हैं। पहला दुश्मन तहरीके तालिबान, दूसरा दुश्मन लश्कर चीफ हाफिज सईद, तीसरा दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, चौथा दुश्मन बलूचिस्तान का विद्रोह, पांचवा दुश्मन अफगानिस्तान का तालिबान। इन सब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हो रहा है तहरीके तालिबान। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आतंकी संगठन ने जो दावा किया है, उसने इस्लामाबाद से लेकर कराची और क्वेटा से लेकर पीओके तक तैनात पाकिस्तानी फौज की जड़ें हिला दी हैं। तहरीके तालिबान का दावा बहुत गौर से समझिएगा। आतंकवादी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान, पाकिस्तान ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। उसके मुताबिक उसने साल 2023 के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कुल 881 हमले किए, यानी पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर हर महीने लगभग 73 हमले हुए, यानी पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर रोज 2 से ज्यादा हमले हुए। और इन हमलों में उसने पाकिस्तान के 977 सुरक्षा कर्मियों को मार गिराया, जबकि 1200 को जख्मी कर दिया। आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट जारी की, रावलपिंडी हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया और आनन फानन में एक वीडियो जारी कर बताया गया कि उनकी सेना आतंकवादियों पर भारी पड़ी है। पाकिस्तान की सेना ने जो वीडियो जारी किए, उसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान की फौज ने 2023 में तहरीके तालिबान समेत कई और संगठनों के 566 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि 5000 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। लेकिन इस दावे में कितना सच है? पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन के बारे में और क्या बताया, उसे समझने से पहले देखिए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर में बैठे जनरलों को क्या सदमा दिया है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली पाकिस्तान सेना ने 2023 में 977 सैनिकों और सुरक्षा बलों को तहरीके तालिबान के हमलों में खोया है। अगर टीटीपी का यह दावा सच है तो 2023 में हर रोज पाकिस्तान के 3 सैनिक उसके हमलों में मारे गए हैं।
दरअसल पाकिस्तान अब डैमेज कंट्रोल में जुटा है। अब वो ये दिखाना चाहता है कि उसकी फौज तो आतंकवादी संगठनों पर भारी पड़ी है, लेकिन अब तक उसने करीब अपने 1000 सैनिकों के मारे जाने पर चुप्पी साधी हुई है। 1 दिसंबर में ही जो बड़ा हमला तहरीके तालिबान ने किया, उसका वीडियो भी जारी किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने उस आत्मघाती हमलावर की वीडियो क्लिप वायरल की, जो पुलिस चौकी में विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर दाखिल हुआ था। दावा है कि ये वही हमलावर था जिसने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में भी पुलिस चौकी में भयंकर तबाही मचाई थी। उस हमले में पाकिस्तानी पुलिस और सेना के 23 जवानों की मौत हो गई थी। इस हमले की खास बात यह भी रही कि यह अटैक ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर गए थे। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने 2 हमलावरों को ढेर करने का भी दावा किया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान इस आतंकी गुट को लेकर अब अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है और दोनों ही देश इस टेंशन को कम करना चाहते हैं। कयास लगाया जा रहा है कि अफगानिस्तान से तालिबान का एक बड़ा लीडर जल्द ही पाकिस्तान पहुंचने वाला है और इसी महीने दोनों पक्षों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दौरे टीटीपी को लेकर काबुल और इस्लामाबाद के बीच तनाव को कम करने की कोशिश है। गौरतलब है कि 2 साल से अधिक समय पहले अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के मद्देनजर पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले तेज कर दिए गए थे। वैसे तहरीके तालिबान के दावे तो और भी ज्यादा हैं। उसने बताया कि जो भी टारगेट चुना गया उसके पीछे एक बड़ा और खास मकसद रहा। ऐसे हमलों में न सिर्फ पुलिस और सेना की पोस्ट उड़ाई गई, बल्कि सीसीटीवी कैमरों को भी निशाना बनाया गया। साथ में सुरक्षा बलों के हथियार भी लूटे गए ताकि तहरीके तालिबान को मजबूत किया जा सके। इन्हीं सब बातों को लेकर अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे तालिबान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान बॉर्डर और उसके आसपास के जितने भी इलाकों में आतंकवादी हमले हुए, उन सभी में आतंकवादियों को मदद अफगानिस्तान से मिली, हथियार अफगानिस्तान से मिले। यहां तक कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान से ही मदद मिल रही है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपने इल्जाम थोपना चाहता है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके यहां तहरीके तालिबान के जो भी हमले हुए हैं उसमें यह पता चला है कि सबका लिंक अफगानिस्तान से है। टीटीपी को न सिर्फ हथियार और गोला बारूद अफगानिस्तान से मिल रहा है, बल्कि आतंकियों को ट्रेनिंग भी अफगानिस्तान के अंदर मिल रही है और यह सब कुछ खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की सेना का खून बहाया जा सके। ऐसे दावों में पाकिस्तान की कमजोरी भी छुपी है कि उसका पश्चिमी बॉर्डर एक्टिव हो गया है। यानी पाकिस्तान के सभी मोर्चों में इस वक्त आग लगी हुई है। भारत के साथ एलओसी को लेकर हमेशा तनाव रहता है। अब उसके पश्चिमी बॉर्डर यानी अफगानिस्तान सीमा पर भी पाकिस्तान के लिए सुरक्षित नहीं रही। बलूचिस्तान में पहले ही पाकिस्तान बड़ा विद्रोह झेल रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अफगान तालिबान का एक बड़ा लीडर और कंधार प्रांत के गवर्नर मुल्ला शेरीन अखुन जल्द इस्लामाबाद जा सकता है। इस दौरान खुफिया और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई बैठक हो सकती है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के तालिबान के साथ कोई स्थायी डील हो जाए ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि तालिबान भी जानता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जकड़ने का फायदा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और ये मुसीबत वो मोल लेने के लिए तैयार हो जाए, ये कहना मुश्किल है। तालिबान को भी बड़ा खतरा है। तालिबान को डर सता रहा है कि अगर तहरीक तालिबान के खिलाफ एक्शन ले लिया गया तो उसका एक बड़ा कैडर आईएसआईएस आतंकियों में शामिल हो सकता है और वो फिर उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बता दें कि तालिबान का नंबर 1 दुश्मन आईएसआईएस है, जिसको लेकर उसने पाकिस्तान को भी बताया है, लेकिन पाकिस्तान तालिबान के इस बहाने को मानने से इनकार कर रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान भी फंसा है, तालिबान भी फंसा है और इन सब की वजह तहरीके तालिबान है, जिसके हमलों ने पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा की पोल खोलकर रख दी है। जो पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, वही पाकिस्तान अब अपने घर में आतंकवाद से बचने की कोशिश में लगा है और इसका पूरा कनेक्शन अफगानिस्तान से है, तालिबान से है और उस इलाके से है जो कभी पाकिस्तान के पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहा। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि वो भारत में आतंकवाद फैलाए या फिर अफगानिस्तान से आ रहे आतंकवाद से बचे। पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर जो तनाव है, उसकी वजह से पाकिस्तान भारत पर लगी एलओसी पर भी प्रेशर में है और यही वजह है कि अब वो जम्मू के इलाकों में भी आतंकी घटनाओं को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। एक बात साफ है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर बना हुआ है। सब कुछ पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान से हैंडल किया जा रहा है। इस वक्त कश्मीर में भी जिन आतंकियों को घुसपैठ वाले मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है,
उसे लेकर भी पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरे तरफ की हैं। भारतीय सेना पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में इन लॉन्च पैड पर नजर रख रही है। इन लॉन्च पैड पर आतंकवादी गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सेना ने हाल ही में एलओसी पर पाकिस्तानी हिस्से में नटाला पोस्ट के एक लॉन्च पैड से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया था। तभी से पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड भारतीय सेना के रेडार पर हैं। पुंछ में एलओसी के पार पीओके में आतंकवादियों ने जो लॉन्च पैड तैयार किए हैं उनमें नल्ली का इलाका है। भिम्बर का ठिकाना बहुत खतरनाक है। पीओके में एक लॉन्चिंग पैड बकबक में है। बक्सर में भी आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। पीओके के पोखरनी में भी अड्डे हैं। माग्याल से भी आतंकवादी लॉन्च किए जाते हैं। इस साल सर्दियों से पहले घुसपैठ की बड़ी कोशिश लगातार होती है, इसमें कोई शक नहीं, ताकि बर्फ पिघलने से पहले इतने आतंकी और हथियार घाटी में पहुंचा दिए जाएं जो कई महीनों तक आतंकवाद को एक्टिव रखने का काम पूरा कर सकें। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के सामने दूसरा मोर्चा भी है और वो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा खून बहा रहा है। और कच्चा चिट्ठा में एक बहुत बड़ी खबर गोल्डी बराड़ की। वही गोल्डी बराड़ जो लॉरेंस बिश्नोई का दायां हाथ माना जाता है। बहुत बड़ी खबर, भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि गोल्डी बराड़ आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। तो भारत सरकार के नोटिफिकेशन से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए मुसीबत आ गई है, क्योंकि अब भारत सरकार कनाडा से गोल्डी बराड़ को सरेंडर करवाने की भी मांग कर सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि गोल्डी बराड़ को भारत के हवाले करने में क्या कनाडा अपनी भूमिका निभाएगा, क्या कनाडा मदद करेगा? नए साल में भारत सरकार ने सबसे पहला बड़ा झटका आतंकवादी और अपराधी गठजोड़ को दिया है और इस झटके की जद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी आ गए हैं। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों के चलते जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड हो गया है कि उनका देश कैसे आतंकियों और अपराधियों का हेडक्वार्टर और बेस बन गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। आखिर सरकार ने साल के पहले ही दिन ये फैसला क्यों लिया? इस फैसले का क्या असर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पड़ने वाला है? क्या अब कनाडा गोल्डी बराड़ पर कार्रवाई करेगा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में ही ये साफ साफ लिख दिया है कि गोल्डी बराड़ कनाडा के अंदर ही रहता है। ये किसी सरकार के लिए एक बड़ा फैसला है। कनाडा की छवि अब पाकिस्तान जैसी बनती जा रही है। अभी पिछले हफ्ते भारत ने कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान से मांगा था। ये पाकिस्तान के लिए झटका था और अब लगा है कनाडा को झटका, क्योंकि अब भारत कनाडा से गोल्डी बराड़ को मांगेगा। अब आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन में लिखा है कि सतविंदर सिंह और सतिंदरजीत सिंह और गोल्डी बराड़ इस समय ब्रैम्पटन कनाडा में रह रहा है। आखिर ये पूरा नोटिफिकेशन क्या है और क्यों इसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए बड़ा चैलेंज माना जा रहा है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जरिए कनाडा के प्रधानमंत्री और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर यह क्यों बड़ा प्रहार है, आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि गोल्डी बराड़ बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है, जो पहले से ही एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। नोटिफिकेशन में लिखा है सतविंदर सिंह और सतिंदरजीत सिंह और गोल्डी बराड़ पुत्र शमशेर सिंह और प्रीतपाल कौर, जिसका जन्म 11 अप्रैल 1994 को हुआ है और जिसका स्थायी पता मकान संख्या 917/2 आदेश नगर
गली नंबर 3 श्री मुक्तसर साहिब सिटी पंजाब है, जो इस समय ब्रैम्पटन कनाडा में रह रहा है, का आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के साथ संबंध है। यह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दायां हाथ माना जाता है और जहां कहीं भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, इसका नाम भी हमेशा मुख्य तौर पर लिया जाता है, क्योंकि ये उन सारे आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल पाया जाता है जिसकी साजिश लॉरेंस रचता है। ये गैंग पॉलिटिकल हस्तियों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक को धमकाता रहा है। गोगा मेडी हत्याकांड में रोहित गोदारा का नाम कई हफ्तों तक सुर्खियों में रहा था। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में गोल्डी बराड़ पर आरोपों की विस्तार से जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि इसको सीमा पार से समर्थन मिल रहा है और ये अनेक हत्याओं में शामिल है। गोल्डी बराड़ एक कट्टरपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखता है और ये राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे फोन करने में शामिल है। इसके अलावा ये फिरौती की मांग भी करता रहा है। कई हत्याओं की जिम्मेदारी इसने सोशल मीडिया पोस्ट करके ली है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि गोल्डी बराड़ ड्रोन के माध्यम से सीमा पार करके भारत में गोला, हथियार और बारूद भिजवाता है, जिससे उसके शार्प शूटर हत्याएं कर सके। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में आरोप है कि गोल्डी बराड़ ने एक आतंकवादी मॉड्यूल तैयार किया है। गोल्डी बराड़ टारगेट किलिंग करता है और कुटिल इरादों से भारत के पंजाब राज्य में शांति और सामुदायिक सौहार्द को खत्म करने के लिए साजिशें करता है। भारत सरकार का कहना है कि गोल्डी बराड़ आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। आज देश को आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के बारे में जरूर जानना चाहिए कि यह संगठन दुनिया की शांति के लिए कितना बड़ा खतरा है। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में ब्लास्ट हुआ था। इस विमान में बम फिट करने का काम बब्बर खालसा के आतंकियों ने किया था। कनाडा की खुफिया एजेंसी को यह पहले ही पता चल गया था कि बब्बर खालसा एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 में ब्लास्ट करने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कनाडा सरकार ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इसकी जानकारी भी कनाडा की खुफिया एजेंसी को दी थी और कनाडा की खुफिया एजेंसी को भी इस ब्लास्ट से पहले ही जानकारी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा की खुफिया एजेंसी ने इस बम ब्लास्ट को होने दिया। 20 सालों तक इस मामले की जांच चली और जांच में 13 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद जब कनाडा की खुफिया एजेंसी के खिलाफ रिपोर्ट बनी तो कनाडा के खुफिया एजेंसी ने माफी मांगी थी। यानी जस्टिन ट्रूडो कनाडा के ऐसे पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं जिन्होंने दुर्भावना के साथ काम किया। ये कनाडा की सरकार का पुराना इतिहास रहा है। बब्बर खालसा ने एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में ये ब्लास्ट किया था, जिसको एम्परर कनिष्क भी कहते थे। इस विमान में ब्लास्ट अटलांटिक महासागर के 9 किलोमीटर ऊपर हुआ था। आयरलैंड के समुद्री तटों पर बाद में हादसे के अवशेष मिले थे। हालात इतने दर्दनाक थे कि कुछ लोग ब्लास्ट से जिंदा बचकर समंदर में गिरे, लेकिन तैरना नहीं आने की वजह से डूबकर मारे गए। गैर जिम्मेदारी दिखाने वाली कनाडा के खुफिया एजेंसी की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार थी। और दुख की बात यह है कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने देश के इतिहास से कुछ सबक नहीं लिया। गोल्डी बराड़ को आतंकवादी निरोधक अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद अब वह अपराधों की गंभीर श्रेणी में आ गया है और वो जिस भी देश में पकड़ा जाएगा उस देश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहेगा कि वह उसे भारत को सौंपे। लिहाजा अब गोल्डी बराड़ भी कनाडा से भागने की कोशिश करेगा। विदेश में बैठे आतंकवादी अपराधी गठजोड़ पर प्रहार करने के लिए भारत सरकार ने 3 साल पहले आतंकवाद निवारण अधिनियम के तहत विशेष अधिनियम संसद से पास कराया था। इसे UAPA कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह अधिकार दिया गया था कि अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ये मानने के पूरे आधार हैं कि कोई व्यक्ति विशेष या संगठन विशेष आतंकवादी गतिविधियों में किसी भी रूप में शामिल है तो उसे व्यक्तिगत तौर पर उसके अपराधों के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा।
यूएपीए के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को आतंकवादी घोषित कर चुका है। जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह आम अपराधी नहीं रह जाता, क्योंकि विदेशों में चोरी, लूटमार, हत्या, डकैती जैसे अपराधों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता और ऐसे अपराधी पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। लेकिन यदि कोई शख्स आतंकवाद या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों में शामिल है तो विदेश में भी उस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और अब गोल्डी बरार पर भी कनाडा को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो आने वाले दिनों में उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि जो शख्स आतंकवादी है वो किसी देश का नहीं होता और मौका पड़ने पर वो जहां रह रहा है वहां भी आतंकवादी गतिविधियां अंजाम दे सकता है। ऐसे में उस शख्स को जिस भी देश में पकड़ा जाता है वहां से उसे प्रत्यर्पण की